वेलकम डियर स्टूडेंट्स। डिस्कवरी क्लासेज में एचआर सर आप लोगों का फिर से हार्दिक अभिनंदन करते हैं, वेलकम करते हैं और स्वागत करते हैं। रिवीजन क्लास हमारी चल रही है। 10th क्लास की साइंस की बुक का हम लोग रिवीजन कर रहे हैं और रिवीजन करते करते चैप्टर नंबर 3 हम लोग स्टडी कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 3 का रिवीजन हम आपको करवा रहे हैं और आज की क्लास में 3 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आपकी बोर्ड के पेपर में लगभग छप चुके हैं। उन 3 प्रश्नों को आप लोगों को याद करवाएंगे, आपका रिवीजन करवाएंगे। कौन कौन से हैं 3 प्रश्न? देखिए, नंबर पहला प्रश्न क्या है? एनोडीकरण। एनोडीकरण से आप क्या समझते हैं? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है कि एनोडीकरण क्या होता है, इसके बारे में आप लोगों को लिखना है। 2 नंबर का प्रश्न यह बनता है। दूसरा जो प्रश्न है वह है धातुओं की जल के साथ अभिक्रिया को समझाइए। इसमें प्रश्न इस प्रकार से नहीं बनेगा, लेकिन यह जो पॉइंट है ना आप लोगों की स्टडी करने वाला कि धातुओं की जल के साथ अभिक्रिया, इसमें से लगभग 5 प्रश्न आप लोगों से पूछ सकते हैं। तो इस टॉपिक को भी हम लोग समझेंगे। तीसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है सक्रियता श्रेणी किसे कहते हैं, या सक्रियता श्रेणी से आप क्या समझते हैं? सक्रियता श्रेणी आपको बनाने के लिए पूछा जा सकता है, कहा जा सकता है कि सक्रियता श्रेणी बनाइए। ठीक है, 3 महत्वपूर्ण प्रश्न है, लेकिन इन 3 महत्वपूर्ण प्रश्नों में लगभग 8-10 प्रश्न आप लोगों के लिए बनते हैं। तो चर्चा करते हैं इन प्रश्नों की। आप लोग कॉपी पेन लेकर के जरूर बैठें और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी दबा दें, क्योंकि बेल आइकन दबाएंगे तो हमारी अच्छी क्लास की सूचना आप लोगों को मिलेगी और अच्छी क्लास पर सबका अधिकार है, आपका भी अधिकार है। शुरू करते हैं। पहला प्रश्न क्या है भैया? एनोडीकरण किसे कहते हैं? एनोडीकरण देखो, शुरू करेंगे। एग्जाम में कैसे आंसर देना है इसके हिसाब से मैंने इसका आंसर बोर्ड पे लिखा है, आप भी ऐसे ही लिखें। एनोडीकरण किसे कहेंगे? तो देखिए, पहले परिभाषा। एनोडीकरण परिभाषा क्या है? एनोडीकरण लिख देंगे, यहां पर एनोडीकरण लिख दिया। अब आंसर देंगे कि एल्युमिनियम पर ऑक्साइड की मोटी परत चढ़ाने की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? एनोडीकरण कहते हैं। नाम से स्पष्ट है, एनोडीकरण। एनोड बनाएंगे किसी ना किसी का, एनोड बना करके क्या खास बात ध्यान में रखनी है कि ऑक्साइड की मोटी परत चढ़ाते हैं। इस प्रक्रिया में क्या करते हैं बच्चा? धात्विक ऑक्साइड की मोटी परत एल्युमिनियम पर अगर चढ़ाएं या किसी भी धातु पर चढ़ाएं तो इस प्रक्रिया को हम एनोडीकरण कहते हैं। होता क्या है एनोडीकरण में? आप 3 शब्द ध्यान में रखेंगे कि धात्विक ऑक्साइड की मोटी परत चढ़ाने की क्रिया एनोडीकरण कहलाती है। धात्विक ऑक्साइड की मोटी परत चढ़ाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? एनोडीकरण कहलाती है। समझ में आ गई होगी बात। एनोडीकरण है भैया, तो एनोड पर जरूर बनाएंगे। कैसे होती है ये प्रक्रिया, ध्यान से सुनना आप। परिभाषा क्या लिखेंगे? एनोडीकरण किसे कहेंगे? तो आप बताएंगे मुख्यतः एल्युमिनियम यहाँ पर लिख रखा है, लेकिन आप ये कह सकते हैं कि धातुओं पर धात्विक ऑक्साइड की मोटी परत चढ़ाने की जो प्रक्रिया है उस क्रिया को हम क्या कहते हैं? एनोडीकरण कहते हैं। चलो बच्चा, यह बात आप लोगों को समझ में आ गई। डेफिनेशन लिखने के बाद एनोडीकरण की प्रक्रिया किस प्रकार से होती है, यानी कि एनोडीकरण कैसे होता है उसके बारे में चर्चा करते हैं। देखिए क्या होगा भाई, नाम से स्पष्ट है ना, एनोडीकरण। इसका मतलब क्या है? इसमें हम क्या करेंगे बच्चा? एनोड बनाएंगे। किसका बनाएंगे? एनोड किसी साफ धातु का। जिस धातु का एनोडीकरण करना है ना उस धातु का क्या बनाएंगे? एक एनोड बना देंगे। तो क्या लिखेंगे? एनोडीकरण के लिए एक साफ धातु का एनोड बनाकर उसका तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ विद्युत अपघटन करते हैं। ध्यान में रखेंगे कि एनोडीकरण के लिए क्या करेंगे? जिस धातु का एनोडीकरण करना है उस धातु का एनोड बनाएंगे। एनोड बनाने का साफ धातु का, बिल्कुल है ना, एनोड बनाएंगे और एनोड बनाने के बाद तनु सल्फ्यूरिक अम्ल जो होता है उसके साथ इसका क्या करेंगे बच्चा? विद्युत अपघटन करेंगे। ये ध्यान में रखना। और जब आपको पता है कि जब हम विद्युत अपघटन करते हैं ना
तो एनोड पर ऑक्सीजन गैस जरूर बनती है। यह ऑक्सीजन गैस क्या करेगी, उस धातु से रिएक्ट करेगी, उस धातु से क्रिया करेगी और उस धातु से क्रिया करके क्या बनाएगी भाई, धात्विक ऑक्साइड बना लेगी। अगर एल्यूमिनियम है तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड की एक मोटी परत चढ़ जाएगी। ठीक है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड की एक मोटी परत उस धातु पर बन जाएगी। इस क्रिया को हम क्या कहेंगे, एनोडीकरण कहेंगे। क्या हुआ, आप किसे कहेंगे, सिंपल सी बात है भाई कि एनोडीकरण क्या होता है, धातु पर धात्विक ऑक्साइड की मोटी परत चढ़ाने की क्रिया एनोडीकरण कहलाती है। ये बात समझ में आ गई। अब कैसे करते हैं भाई एनोडीकरण, जिस धातु का एनोडीकरण करना है उसका एनोड बना लेंगे, बना लिया। दूसरी धातु का कैथोड बना लो, एनोड बना लिया। एनोड बनाने के बाद हम क्या करेंगे भाई, सल्फ्यूरिक अम्ल, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ इसका विद्युत अपघटन करेंगे। और जब विद्युत अपघटन करते हैं तो एनोड पर कौन सी गैस बनती है, हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस बनती है। और ये ऑक्सीजन गैस जो होती है ना, यह क्या करेगी भाई, एल्यूमिनियम का या उस धातु का ऑक्सीकरण कर देगी। इसके कारण क्या बनेगा, जब धातुएं ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती हैं तो धात्विक ऑक्साइड बनता है। इसी प्रकार एल्यूमिनियम पर एल्यूमिनियम ऑक्साइड की मोटी परत बन जाएगी। इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, एनोडीकरण कहते हैं। चलो बच्चा, अब तो इसका फायदा क्या है भाई, क्यों करते हैं एनोडीकरण, रहने दो, एल्यूमिनियम है पड़ा रहने दो, कहाँ दिक्कत आ रही है। लेकिन आप देख रहे हो ना, एल्यूमिनियम जो होता है वो कई रंगों का होता है। ठीक है, और उस रंग के हिसाब से वैसे मूल्य डिसाइड कर लेते हैं, क्यों, लोगों को ज़्यादा पसंद आता ना। वैसे कुछ एक्स्ट्रा खर्चा नहीं है, किसी भी प्रकार के कलर का कोई एक्स्ट्रा खर्चा नहीं है। लेकिन रंग करने का फ़ायदा ये है कि उसका वह एल्यूमिनियम जो है ना, जिसके ऊपर रंग किया हुआ है, वह ज़्यादा लंबे समय तक जिंदा रहती है, वह ख़राब नहीं होती है लंबे समय तक। ये खास बात है। तो कैसे भैया रंग क्यों करते हैं और रंग करने के लिए एनोडीकरण क्यों आवश्यकता क्यों है, तो उसको आप ध्यान से देखेंगे कि एल्यूमिनियम के पुनः ऑक्सीकरण को रोकती है एनोडीकरण। धात्विक ऑक्साइड की मोटी परत बन जाएगी ना, तो यह उस धातु का पुनः ऑक्सीकरण होने से रोकती है, जिससे वह धातु क्या है, लंबे समय तक खराब नहीं होती, यानी कि धातु का संक्षारण नहीं होता। ठीक है, जैसे अगर लोहे के ऊपर आप पेंट कर देते हैं ना, कलर कर देते हैं, तो उसका क्या होता है, ये वायु के साथ अभिक्रिया नहीं करता है और उसके जंग नहीं लगती है। समझ गए बात को, या उसके ऊपर आयरन ऑक्साइड की परत नहीं चढ़ती है। तो इसका मतलब क्या है, यह जो परत जो होती है ना, एल्यूमिनियम को के पुनः ऑक्सीकरण से रोकती है, संक्षारण से बचाती है। और ख़ास बात यह है कि इस परत को आसानी से रंगा जा सकता है। अब आसानी से रंग देंगे ना तो क्या होगा, इससे अनेक आकर्षक वस्तुएं बनाई जा सकती हैं। कई रंग बिरंगी एल्यूमिनियम मार्केट में उपस्थित हो जाती है और कई रंग बिरंगी वस्तुएं इससे हम बना सकते हैं, जो कि काफ़ी आकर्षित करती हैं ग्राहकों को, और जो बनाता है ना उसकी काफ़ी बिक्री होती है। तो ये खास बात आप ध्यान में रखेंगे एनोडीकरण के बारे में। अब दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न देखिए आप। दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न था कि धातुओं की जल के साथ अभिक्रिया को समझाइए। मैंने कहा था कि अगर ये प्रश्न बने तो 5 नंबर का बनेगा, और अगर नहीं बने इस लैंग्वेज में तो इसमें से एक नंबर के काफ़ी सारे प्रश्न बनेंगे। कौन कौन से बनेंगे उनको भी आप ध्यान से नोट करते जाएं। देखिए, धातुओं की जल के साथ अभिक्रिया करें तो क्या होता है, पहला महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाएगा। तो आप बताएंगे, जब धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करती हैं, जब धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करती हैं तो क्या बनता है, धात्विक ऑक्साइड बनता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है। ठीक है, यह धात्विक ऑक्साइड जो है वापस जल के साथ अभिक्रिया कर लेता है। ठीक है, और क्या बना लेता है, धात्विक हाइड्रोक्साइड बना लेता है। क्या बना लेता है बच्चा, धात्विक हाइड्रोक्साइड, क्योंकि धात्विक ऑक्साइड अधिक क्रियाशील होता है और यह धात्विक हाइड्रोक्साइड बना लेता है। तो मतलब आप लोगों से पूछे कि जब धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करती हैं तो क्या होता है, क्या बनता है, तो आप क्या बताएंगे, धात्विक हाइड्रोक्साइड बनाती हैं, ये बताएंगे, हाइड्रोक्साइड बनाती हैं। ये ध्यान में रखना। अब देखिए, खास बात मैंने नोट लगा दिया है यहाँ पर, नोट। प्रश्न पूछ ले, सत्य असत्य में क्या सभी धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करती हैं, तो क्या बताएंगे बच्चा, नहीं करती।
सभी धातुएं जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती हैं। ये लाइन भी आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, अब देखो प्रतिधातुओं के बारे में पूछते हैं भैया। पहली धातु है जो सबसे अधिक क्रियाशील है, पोटेशियम व सोडियम। सोडियम व पोटेशियम धातुएं जो होती हैं वो जब जल के साथ अभिक्रिया करती हैं तो क्या होता है, क्या लिखेंगे? आप लोगों से पूछ ले, सोडियम व पोटेशियम की जल के साथ अभिक्रिया को समझाइए। यह 2 नंबर का प्रश्न बन सकता है। कितने नंबर का? 2 नंबर का। तो आप आंसर कैसे लिखेंगे? ठीक है, देखो मैं बताऊं, वैसे लिखेंगे कि सोडियम व पोटेशियम जो होता है ना, जब जल के साथ अभिक्रिया करते हैं तो क्या होता है? तीव्र गति से अभिक्रिया होती है। पहली लाइन, सोडियम व पोटेशियम की जल के साथ अभिक्रिया क्या होती है? तीव्र गति से होती है। बहुत तेज गति से अभिक्रिया करते हैं, फटाफट रिएक्ट करते हैं। नमक भी इतनी तेज गति से नहीं घुलता है, ठीक है, वैसे सिर्फ सोडियम ज़्यादा इतनी तेज गति से अभिक्रिया करता है। होता क्या है? हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। ये हाइड्रोजन गैस बनती है, बन गई। ये हाइड्रोजन गैस बनती है, साथ में तीसरी घटना और होती है कि ऊष्मा भी बाहर निकलती है, क्योंकि ये अभिक्रिया क्या होती है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। और इस अभिक्रिया को उदाहरण आप ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में भी कर सकते हैं। किसे कहेंगे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया? ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी बाहर निकले तो उसको हम क्या कहेंगे? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। और तो जब सोडियम व पोटेशियम ना Na सोडियम के पोटेशियम, ठीक है ना, ये धातुएं जो होती हैं जब जल के साथ अभिक्रिया करती हैं तो बहुत तेज गति से अभिक्रिया करती हैं, बहुत तेज गति से हाइड्रोजन गैस निकालती हैं और बहुत तेज गति से ऊष्मा बाहर निकालती हैं। तो होता क्या है कि जो गैस भी बन रही है इसमें और ऊष्मा भी बाहर निकल रही है ना बच्चा, कि एक तो गैस भी बन रही है और एक ऊष्मा भी बन रही है, बाहर निकल रही है। मतलब एक तो आप गैस चूल्हे को आपकी मम्मी चालू भी कर रही है और एक लाइटर भी जला रही है, तो क्या होगा भाई? गैस चूल्हा जल जाएगा ना। वैसे ही ये हाइड्रोजन गैस भी क्या हो जाती है बच्चा? जल जाती है, प्रज्वलित होने लग जाती है, जलने लग जाती है। इसलिए सोडियम व पोटेशियम को किस में रखा जाता है? केरोसिन तेल में डुबोकर रखा जाता है। अगर भैया इसको बाहर रख देंगे ना तो क्या हो जाएगा? ये आग पकड़ लेता है। एक बार न्यूज़पेपर में आई थी कि किसी पिक्चर हॉल में आग लग गई थी, और पिक्चर हॉल में आग लगने का कारण क्या था? सोडियम व पोटेशियम धातु जो है ना, उस थिएटर में कोई ले गया और वहाँ पर डाल दिया पर्दे के ऊपर। तो जैसे ही उसको खुले में रखते हैं ना तो ये आग पकड़ लेती है। बहुत बार प्रश्न आता है कि सोडियम व पोटेशियम को केरोसिन तेल में क्यों डुबो कर रखा जाता है? तो आप ये 3 बातें बताएंगे, कौन कौन सी? कि सोडियम व पोटेशियम की क्रिया जो होती है जल के साथ, वायु में भी तो जल होता है, या हवा के साथ जब क्रिया करते हैं ना तो तेज गति से अभिक्रिया करती हैं। दूसरी बात, इसमें हाइड्रोजन गैस बनती है और हाइड्रोजन गैस भी तेज गति से निकलती है और साथ साथ में ऊष्मा भी तेज गति से निकलती है। तो जो ऊष्मा निकलती है ना उससे वह गैस जल जाती है। इसलिए संभावित दुर्घटना को से बचने के लिए तथा सोडियम व पोटेशियम को नष्ट होने से बचाने के लिए इनको किस में रखा जाता है? केरोसिन तेल में डुबोकर रखा जाता है। ये बात आप ध्यान में रखेंगे। सोडियम व पोटेशियम की जल के साथ अभिक्रिया हो गई है। अब देखिए भाई, अभिक्रिया भी देख लीजिए, पूछ ले ये अभिक्रिया लिखिए तो देखिए 2K + H2O, 2KOH क्या हो गए? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड बन गया। कौन सी गैस निकल रही है? हाइड्रोजन गैस। साथ में क्या निकल रहा है? ऊष्मा। ठीक है, यह रिएक्शन आप लोग लिख देंगे 2K + H2O, KOH, H2 + ऊष्मा, Na + H2O, NaOH + H2 + ऊष्मा। ठीक है, ये ध्यान में रखेंगे। अब देखिए पत्थर को तैराते हैं अपन, ठीक है ना, पत्थर तैरने लग जाएंगे पानी में। पूछ लेते हैं भैया पानी में पत्थर क्यों तैरते हैं? तो कारण क्या है? साइंटिफिकल रीजन क्या है? तो बहुत बढ़िया ये प्रश्न आप लोगों से पूछा जाता है कि कैल्शियम के पत्थर को जब पानी में डाला जाता है तो क्या होता है और क्यों? तो आप क्या बताएंगे? जब कैल्शियम को हम पानी में डालते हैं तो वह पानी के साथ अभिक्रिया तो वह तैरने लग जाता है। तो आप पूछेंगे क्यों? इसका आंसर आप बताएंगे कि जब कैल्शियम को पानी में डाला जाता है या तो वह जल के साथ अभिक्रिया करने लग जाता है। जल के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या होता है? थोड़ी धीमी गति से अभिक्रिया करेगा, जिससे क्या होगा? इसमें जो हाइड्रोजन गैस बन रही है ना वह क्या होती है?
कैल्शियम, जो कैल्शियम है उसके ऊपर चिपक जाती है, उसके बुलबुले जो होते हैं वो उसी कैल्शियम के ऊपर चिपक जाते हैं। समझ गए? चिपक गए ना। जब गैस के बुलबुले किसी के ऊपर चिपक जाते हैं ना तो उसको वह डूबने नहीं देते हैं। और तो हाइड्रोजन गैस के बुलबुले जब कैल्शियम के चारों तरफ चिपक गए तो कैल्शियम का पत्थर जो है ना वो पानी पर तैरने लग जाता है। कैल्शियम का पत्थर क्या होता है? पानी के ऊपर तैरने लग जाता है। यह है इसका साइंटिफिकल रीजन है। आप लोगों से पूछ ले कि क्या होता है जब कैल्शियम को पानी में डाला जाता है, तो आप बताएंगे कैल्शियम को अगर पानी में डाला जाएगा तो वह तैरने लग जाएगा। क्यों तैरने लग जाता है? तो आप बताएंगे कि कैल्शियम पानी के साथ धीमी गति से अभिक्रिया करता है, जिससे जो हाइड्रोजन गैस जो बनती है उसके बुलबुले जो होते हैं वह उस कैल्शियम के ऊपर चारों तरफ चिपक जाते हैं, जिससे कैल्शियम क्या करने लग जाती है बच्चा? तैरने लग जाती है। यह बहुत बढ़िया प्रश्न आप लोगों से पूछा जा सकता है। अभिक्रिया का समीकरण लिख सकते हैं Ca+2H2O CaOH होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2। ठीक है, पिछली क्लास में भी मैंने बहुत बार इसको बता चुका हूं। ये रिवीजन क्लास है इसलिए थोड़ा जल्दी अपन लोग रीड कर रहे हैं। मैग्नीशियम के साथ जल की अभिक्रिया, ये लिखेंगे मैग्नीशियम के साथ जल की अभिक्रिया। ठीक है, क्या है भाई? क्या होता है मैग्नीशियम के साथ जल की अभिक्रिया में? तो आप लिखेंगे मैग्नीशियम जो होता है वह ठंडे जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। मैग्नीशियम ठंडे जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता, ये ध्यान में रखना। आप लोगों से पूछ लेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु मैग्नीशियम ठंडे जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है? ऑप्शन ए सोडियम, ऑप्शन बी कैल्शियम, ऑप्शन सी पोटेशियम और ऑप्शन डी मैग्नीशियम। तो क्या आंसर होगा? मैग्नीशियम जो है वो ठंडे जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। लेकिन क्या खास बात है कि यह भी गर्म जल के साथ अभिक्रिया करके मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड व हाइड्रोजन गैस बनाता है। और यह हाइड्रोजन गैस भी मैग्नीशियम से चिपक जाते हैं और मैग्नीशियम भी क्या करने लग जाता है बच्चा? तैरने लग जाता है। इसलिए ऐसे पत्थर जो कैल्शियम व मैग्नीशियम जिसमें हो और जिसको आप समुद्र में फेंक दें तो वह समुद्र में क्या करने लग जाएंगे बच्चा? तैरने लग जाएंगे। क्या करने लग जाएंगे? तैरने लग जाएंगे। क्यों? क्योंकि कैल्शियम व मैग्नीशियम जो होते हैं वो क्या करेंगे? पानी के साथ अभिक्रिया करेंगे, हाइड्रोजन गैस बनाएंगे, हाइड्रोजन गैस उनके ऊपर चिपक जाएगी, उसको डूबने नहीं देगी, तो ये पत्थर जो है वो तैरने लग जाएंगे। ये खास बात आप लोग याद रखेंगे। अब और देखिए, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, फेरस व जिंक, ये खास बात है। ये भी प्रश्न बनता है कि ऐसी धातुओं के नाम बताइए जो ना तो ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करती हैं ना गर्म जल के साथ अभिक्रिया करती हैं, तो फिर क्या मजे करती हैं? किसके साथ अभिक्रिया करती हैं? भाप के साथ अभिक्रिया करती हैं। ठीक है, भाप तो भाप होता है, यहाँ भाप तो भाप होता है। ठंडे जल के साथ भी अभिक्रिया नहीं करती, गर्म जल के साथ भी अभिक्रिया नहीं करती, भाप के साथ अभिक्रिया करें तो इसका मतलब आप क्या आंसर लिखेंगे? एल्यूमिनियम है, फेरस है और जिंक है। एल्यूमिनियम, फेरस और जिंक ऐसी धातुएं हैं जो ठंडे जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती हैं, गर्म जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती हैं, लेकिन भाप के साथ अभिक्रिया करती हैं। और वही बात है, क्या बनाती हैं? ये हाइड्रोक्साइड नहीं बनाती हैं, ये धात्विक ऑक्साइड ही बनाती हैं और हाइड्रोजन गैस देती हैं। धात्विक ऑक्साइड बनाती है, हाइड्रोक्साइड नहीं बनाती है, धात्विक ऑक्साइड बनाती है। कौन सी? एल्यूमिनियम, फेरस व जिंक। ध्यान में रखना इस बात को, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट, एल्यूमिनियम जो है ना वो देखो भाप के साथ, ये जल जो लिख रखा है ये भाप के रूप में है। जल जो है वह तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है, ठोस, द्रव व गैस। तो भाप के रूप में ये जल है। और एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाता है, Al2O3, ये फेरिक ऑक्साइड बना रहा है, यह हाइड्रोजन गैस निकल रही है, यहाँ पर यह हाइड्रोजन गैस निकल रही है, ध्यान में रखेंगे। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आप लोगों से पूछ ले, 1 नंबर का प्रश्न बनता है। क्या प्रश्न बनता है भाई? कि ऐसी धातुओं के नाम बताइए जो जल के साथ बिल्कुल अभिक्रिया नहीं करती हैं। जल के साथ बिल्कुल भी अभिक्रिया नहीं करती हैं, ऐसी धातुएं कौन कौन सी हैं? एग्जाम्पल लिखिए। तो ये 1 नंबर का प्रश्न आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो क्या लिखेंगे? लेड, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड। देखो सोना चांदी तो आप ध्यान में रखना, सोना चांदी ना तो ठंडे जल के साथ गर्म करेंगी
ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करेंगी, ना गर्म जल के साथ अभिक्रिया करेंगी। ठीक है, इसके अलावा कॉपर व लेड, सोना चांदी कोले, कॉपर व लेड। ठीक है, सोना चांदी कोले, सोना चांदी को ले, सोना चांदी को ले, किसको लेना है? सोना चांदी को ले लो। ठीक है ना, सोना चांदी हो गया, कोश से मतलब कॉपर और ले का मतलब लेड। ये ऐसी धातुएं हैं जो ना तो ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करेंगे, ना गर्म जल के साथ अभिक्रिया करेंगे, ना भाप के साथ अभिक्रिया करेंगे। ठीक है, जनरली ये नहीं करती हैं। तो ये बढ़िया प्रश्न 1 नंबर का आप लोगों से पूछा जा सकता है। अब लास्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है, सक्रियता श्रेणी किसे कहते हैं? यह प्रश्न जो है ना वो आपकी बोर्ड की एग्जाम में छप चुका है, पूछा जाएगा जरूर कि सक्रियता श्रेणी किसे कहते हैं। सक्रियता श्रेणी को बनाइए। ठीक है, देखिए किसे कहेंगे, सिंपल सी डेफिनेशन है 1 नंबर की कि जब धातुओं को उनकी अभिक्रियाशीलता के अवरोही का मतलब घटते हुए क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो जो श्रेणी बनती है उस श्रेणी को हम क्या कहते हैं बच्चा? सक्रियता श्रेणी कहते हैं। देखो लिखा है मैंने ऐसे ही, देखो जब धातुओं को उनकी अभिक्रियाशीलता या क्रियाशीलता के अवरोही क्रम, अगर आपको कंफ्यूज हो अवरोही व आरोही में तो यहाँ पे लिख लें घटते हुए क्रम में। जब धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के घटते हुए क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो जो श्रेणी प्राप्त होती है उसे हम क्या कहते हैं बच्चा? सक्रियता श्रेणी कहते हैं। यह आप डेफिनेशन लिख देंगे। अब इसको याद करना है। देखो सबसे अधिक क्रियाशील धातुएं पोटेशियम के, उसके बाद में सोडियम, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम, फिर जिंक, फिर फेरस, फिर लेड, फिर हाइड्रोजन, फिर कॉपर, फिर मरकरी और फिर चांदी और फिर सोना। मतलब सबसे कम क्रियाशील धातु तो सोना और सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है बच्चा? पोटेशियम। ये आप ध्यान में रखेंगे। अब याद कैसे करें? तो आप लिख लेंगे कन्ना का मंगल जी, कन्ना का मंगल, ऐसे हिंदी में कर लो, कन्ना का मंगल जीप ले कोपर सू। ठीक है, जीप ले कोपर सू, मरकर भी चांदी सोना लाया। सोना चांदी मत कर लीजिए, मरकर भी चांदी सोना लाया, चांदी सोना लाया। ये सक्रियता श्रेणी की ट्रिक्स आप याद कर सकते हैं। सक्रियता श्रेणी को याद करने की ट्रिक्स क्या है? ट्रिक क्या है भाई? ट्रिक भाई कन्ना का मंगल जीफ ले कोपर सू, मरकर भी चांदी सोना लाया। ठीक है, कन्ना का मंगल जीफ ले कोपर सू, मरकर भी चांदी सोना लाया। तो कैसे? कन्ना से मतलब पोटेशियम व सोडियम, कन्ना का कैल्शियम Ca, मंगल मैग्नीशियम व एल्यूमिनियम, जीफ जिंक व फेरस, लेड। ठीक है, हाइड्रोजन बीच में, फिर कॉपर, मरकर भी मतलब मरकरी, चांदी सोना मतलब चांदी व सोना। यह जो श्रेणी है इसको हम क्या कहते हैं? सक्रियता श्रेणी कहते हैं। बहुत बढ़िया प्रश्न है, एग्जाम में पूछे जरूर जाएंगे। आप पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें, बार बार रिवीजन करते रहें। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।